कहाँ तक कराए थे? सिर्फ एग्जाम्पल करा रहे थे, आप बोले थे और कराएंगे। क्वेश्चन कराए थे तुम लोगों को? ये एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे, वो हो गया था क्या सबसे? जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे वो हो गया था? सो 1.8 आया आंसर, सही है। हाँ हाँ 1.8। हाँ सर। लेक्चर 3 है या 4 है ये? सर थर्ड है। चलो, तो अब हम लोग देखेंगे इसमें। देखो उस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे उसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, बता देंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। पूछना है किसी को? अरे हाँ या नहीं, कुछ तो बोल दो, आगे बढ़े। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है किसी का। आवाज आ रही है या नहीं? सर आवाज आ रही है। तो फिर क्यों नहीं, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। जिसको होगा बाद में पूछ लेना, नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप। एक मिनट यार, दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर रिएक्शन को हम लोग, चलो ऐसे देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें पहला जो है, फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इफ वी रिवर्स एन इक्वेशन। मान लो कोई इक्वेशन दिया हुआ है, उसका केसी या केपी हमको पता है। अगर उस इक्वेशन को हम लोग रिवर्स कर दिए, तो इक्वेशन रिवर्स करने पे केसी या केपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बताओ तो? सेम रहेगा या इन्वर्ट हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ, तो अगर किसी इक्वेशन को रिवर्स करोगे तो उसका केसी और केपी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, वो इन्वर्ट हो जाएगा। मतलब उसका 1/kc हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेड। रेसिप्रोकल लेना होगा हमको। दैट इज जैसे मान लो फॉर एग्जांपल a प्लस बी है कोई रिएक्शन, और ये c प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है। मान लो इसका kc दिया हुआ है 10। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग इन्वर्ट कर दें, c प्लस डी रिएक्टेंट हो गया और a प्लस बी प्रोडक्ट हो गया, तो इस केस में इसका kc डैश क्या हो जाएगा बताओ? सेम रहेगा 10 या चेंज हो? तो ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 मतलब 0.1 हो गया इसके लिए। ठीक है, तो पहला तो ये है। दूसरा, सेकंड हम लोग देख रहे हैं, इफ ए मल्टीप्लाई, मतलब इक्वेशन में सारे कोफिशिएंट को किसी नंबर n से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग। मान लो जो ऑलरेडी कोफिशिएंट्स दिया हुआ है उसमें से हर एक कोफिशिएंट्स को इफ यू मल्टीप्लाई ईच कोफिशिएंट बैलेंस में, ठीक है, किसी फैक्टर n से मल्टीप्लाई कर दिए सारे में, कौन सा होगा बता सकते हो? सब पावर चेंज हो जाएगा। हेलो, तो वो आ जाएगा। तो के इक्विलिब्रियम इज सर आवाज कट रहा। raised to the same। हेलो हेलो, यस सर। आ रहा है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, जैसे मान लो एक इक्वेशन दिया हुआ है हाफ n2 प्लस हाफ o2, और ये no। इसके लिए मान लो kc5 दिया हुआ है। तब अगर हम लोग एक इक्वेशन लिखे, इसको हम लोग मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, सारे कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया n2 प्लस o2 और ये हो गया 2no। इसके लिए बताओ तो kc क्या हो जाएगा? सर 25। kc डैश, सॉरी
5 जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही उसके पावर में चला जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 का पावर 2 हो गया, तो ये 20, ठीक है। तो ये दूसरा चीज है, ये सब ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन में ये सब जरूरत पड़ेगा। अब अगर हम लोग डिवाइड कर दें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तीसरा केस ले रहे हैं, डिवाइड करने पे क्या होगा, वो उसका उतना पावर लेना होगा, मतलब उतना रूट लेना होगा हमको, nth, जैसे n से डिवाइड करेंगे तो nth रूट होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2SO2 प्लस O2, ये है 2SO3 है। इस इक्वेशन का KCM को पता है 25, तो अगर हम लोग इसको SO2 प्लस हाफ O2 और ये SO3, चलो इसका KC डैश बताओ क्या होगा, बता सकते हो कोई? So 5. हाँ 5, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना, ये जो है इक्वेशन जो ओरिजिनल दिया हुआ है उससे हम लोग 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो जो भी नंबर से डिवाइड करोगे उसका रूट लेना होगा, वो nth, जैसे n से डिवाइड करेंगे तो nth रूट लेना होगा, 2 से डिवाइड किए तो स्क्वायर रूट होगा, 3 से डिवाइड करोगे क्यूब रूट लेना होगा, 4 से करोगे फोर्थ रूट लेना होगा, तो n से करेंगे तो nth रूट लेना होगा, तो यहाँ 2 कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये सब जरूरत पड़ेगा, तो ये सब ध्यान रखना। एक और चीज है यहाँ पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया हुआ है, ए से बी, ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में है, बी और सी आपस में इक्विलिब्रियम में है, और सी और डी आपस में इक्विलिब्रियम में है, और इसका K1 दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले वाले का, दूसरे का K2 और तीसरे वाले का K3। अब मान लो डायरेक्ट ए से डी के लिए तुमसे पूछा गया, ए से डी के लिए के इक्विलिब्रियम क्या होगा, बता सकते हो? तीनों का प्रोडक्ट। हाँ, तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जहाँ पे दिया रहेगा तो वहां पे हम लोग अगर तीनों का इंडिविजुअल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका के इक्विलिब्रियम मिल जाएगा हमको, के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू K1 K2 इनटू K3, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ मैनिपुलेशंस हैं, ऑपरेशंस कुछ कुछ यूज करना होगा हमको क्वेश्चन में, तो देखना वो दिया रहेगा क्वेश्चन में कि जो भी हम लोग चेंज कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग KC और KP में वो चेंज कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या होता है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, के मैग्नीट्यूड का, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ के इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस इसका ये है, जैसे मान लो KC और KP का वैल्यू अगर किसी इक्वेशन के लिए बहुत ही लार्ज आ रहा है, इसका मतलब वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, किसी भी इक्वेशन में अगर KC या KP का वैल्यू वेरी लार्ज होगा तो बताओ क्या सिग्निफाई करेगा वो? सो बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रहा है। बैकवर्ड ज्यादा होगा या फॉरवर्ड ज्यादा होगा? सर अगर केसी लार्ज आ रहा है तो बैकवर्ड से। किसी किसी केसी अगर लार्ज होगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड ज्यादा शिफ्ट करेगा ना, सो ठीक तो है। तो ये चीज प्रोडक्ट तो ध्यान सर रखना, डायरेक्टली वेरी प्रोपोर्शनल टू लार्ज वैल्यू बैकवर्ड ऑफ KC और KP रिएक्शन। signifies that the forward, ये चीज ध्यान रखना, गोस टू कंप्लीशन और वेरी नियरली सो, तो पूरा पूरा कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। मान लो ए से बी है, इसका मान लो कि सर बहुत आवाज 10 टू कट द रहा है। पावर 8 है या 10 टू द वो, ठीक है। कोई भी रिएक्शन अगर दिया हुआ है, अभी आ रहा है? हेलो, यस सर अभी आ रहा है। Yes, sir. तो जनरली मान लो ये इक्वेशन मान लेते हैं ए से बी है, इसका केसी का वैल्यू बहुत ही लार्ज है, 10 टू द पावर 8 मान लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए केसी अगर लिखोगे तो ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो ये लार्ज कब होगा, जब इसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा और बी का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होगा, तभी तो लार्ज होगा केसी। यस सर।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो बी का कंसेंट्रेशन बहुत ही लार्ज और ए का कंसेंट्रेशन बहुत ही कम, तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बहुत ही कम बचेगा। सर ठीक है, आपने तो इसलिए बोला उधर जा रहा है कि वेरी लार्ज केस। सर आप पीछे लिखा हुआ सर फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सर। सर अरे बैकवर्ड वो तो हम लोग रेट को डिफाइन किया ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से वो रिलेशन है क्या? वो रेट ऑफ रिएक्शन का है ना। यस सर। यहाँ पे हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट कर रहा है ना, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, वो रेट का एक्सप्रेशन था, वहां पे रेट से हम लोग वो कंपेयर किए थे, रेट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का था वो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, तो पहला चीज ये ध्यान रखना कि अगर केसी या केपी का वैल्यू किसी भी इक्वेशन के लिए अगर बहुत ही लार्ज दिया हुआ है, वेरी लार्ज वैल्यू है, इसका मतलब उस रिएक्शन का फॉरवर्ड वाला जो रिएक्शन होगा वो नियरली कंप्लीशन की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट। दूसरा, अगर केसी या केपी का बहुत ही लो वैल्यू है, वेरी स्मॉल वैल्यू, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ तो? वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी और केपी क्या सिग्निफाई करे? हम्म, बोलो। सर बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो अरे रहा बताओ यार तुम लोग। हाँ, तो अगर केसी या के ये अगर केसी या केपी का वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, इसका मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, तो वो किस केस में होगा? ये जब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है बहुत ही कम हो रहा होगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ही कम हो रहा होगा तभी तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जितना लिए थे उतना अगर बचा हुआ ही रह जा रहा है, इसका मतलब वो मूव ही नहीं कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन में। ये चीज ध्यान रखना है, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी केपी सिग्निफाइज दैट फॉरवर्ड रिएक्शन डज नॉट अकर टू एनी सिग्निफिकेंट वैल्यू। ठीक है, टू एनी सिग्निफिकेंट एक्स। तो ये हो गया स्मॉल वैल्यू, सर। ये केसी केपी का अगर बहुत ही कम वैल्यू होगा। सर समझ नहीं आया क्या सर ये लाइन। समझ नहीं आ रहा? सर ये नहीं आया। अरे जैसे मानो ए से बी है, इसका केसी का वैल्यू बहुत ही छोटा है, मान लो 10⁵ दिया हुआ है, 10⁶ है, कुछ भी है, बहुत ही छोटा वैल्यू है, तो ये क्या हो सिग्निफाई कर रहा है इसके लिए बताओ तो? केसी लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो ये कब पॉसिबल होगा? 10⁻⁻5 मतलब बी का कंसेंट्रेशन बहुत ही छोटा होगा ना ए के रेस्पेक्ट में। यस सर। तो ए अगर बहुत ही लार्ज है, मान लो ए का हम लोग जितना मोल लिए थे, मान लो 10 मोल लिए थे, तो ए लार्ज है मतलब बी तो फॉर्म ही नहीं हो रहा होगा, बी इसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में बी का वैल्यू बहुत ही छोटा है, मान लो 0.000 कुछ है, जिस तरह कुछ भी वैल्यू हो ताकि मेरा 10⁻⁻5 आ जाए। तो यस इससे सर। अगर कंपेयर करोगे इसको, तो वो तो इनसिग्निफिकेंट होगा ना उसके मुकाबले, जितना रिएक्टेंट लिए थे उसके मुकाबले तो प्रोडक्ट कुछ बन ही नहीं पा रहा है, उससे कंपेरेबल ही नहीं है, तो ऑलमोस्ट सर इनसिग्निफिकेंट ही फर्स्ट बोलेंगे ना उसके क्या? सर फर्स्ट स्टेटमेंट में सर कंप्लीशन क्यों यूज किए? नियरली कंप्लीशन लिखे हैं, कंप्लीशन नहीं होता है कभी भी। ठीक है, वो बहुत ही लार्ज वैल्यू है, इसका मतलब वो नियरली कंप्लीशन की तरफ जा रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट का बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो के आसपास होगा, और पूरा जीरो नहीं है, टेंडिंग टू जीरो है, क्योंकि पूरा तो रिएक्टेंट कभी खत्म होगा ही नहीं, सर तो उस केस में भी सर ये बिल्कुल रिवर्सिबल जीरो रहेगा? नहीं है वो, रिवर्सिबल रहेगा बहुत कम एक्सटेंट तक। ठीक है, इरिवर्सिबल कब यस। बोलेंगे? जब इक्वल टू जीरो होगा, वहां टेंडिंग टू जीरो है, तो बहुत ही कम एक्सटेंट तक उसको रिवर्सिबल बोल सकते हैं। वो तो हम कंपेयर कर रहे हैं ना जस्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एग्जैक्टली जीरो अगर हो जाएगा तब तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा ना उसका केसी।
रिएक्शन ही नहीं होगा अगर जीरो हो गया तो। जीरो हो गया तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना केसी, कभी जीरो होगा रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, अगर जीरो हो गया तो डिवाइड करोगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, Yes, sir. तो इसलिए टेंडिंग टू जीरो बोला जा रहा है। तो ये डायरेक्ट बोल, ये जस्ट सिग्निफिकेंस बता रहा है कि केसी या केपी का अगर वेरी लार्ज वैल्यू है या वेरी स्मॉल वैल्यू है तो उसका क्या मतलब हुआ, वो क्या चीज सिग्निफाई कर रहा है उस सेक्शन के बारे में, उससे क्या इंटरप्रेट कर पाओगे उस रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है, वो चीज है। Yes, sir. तो अगर मान लो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करोगे तो उसके लिए केसी या केपी जो है वो इंटरमीडिएट होना चाहिए, मतलब उसका वैल्यू इंटरमीडिएट होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा वैल्यू होना चाहिए ना बहुत कम वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। केसी या केपी का नाइदर वेरी लार्ज वैल्यू नॉर वेरी स्मॉल, मतलब मीडियम का कुछ वैल्यूज होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो वो देखेंगे हम लोग, तो जैसे सॉल्व करोगे तो पता चल ही जाएगा। चलो, तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो अब क्वेश्चन देते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, उसके बाद हम Sir, लोग drop आगे कीजिए। करेंगे। ठीक है। Yes, sir. हम्म चलो एक दो क्वेश्चन दे रहा है तुम लोगों को। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन, अच्छे से करना, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर यूज कर लेना, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट केसी फॉर द रिएक्शन। हाफ N2 गैस प्लस हाफ O2 गैस प्लस हाफ Br2 गैस, ये तीनों मिलके बना रहा है NBr गैस, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, एट 298 केल्विन। हाँ, और दो इक्वेशन दिया हुआ है तुमको, 2NO गैस, N2 गैस प्लस O2 गैस, इसके लिए इसका K1 दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻30, और दूसरा इक्वेशन है NO प्लस NO गैस लिख लो, NO गैस प्लस हाफ Br2 गैस, इसका ये है NOBr गैस, और इसका K2 दिया हुआ है 1.4। ठीक है, सिंपली 1.4। चलो, तो अब इन दोनों के हेल्प उस इनका समझ में अरे आवाज आ रहा है? Sir, कट जा रहा है Yes, बीच sir. सो में। गए क्या यार तुम लोग? सर कभी कभी रुक जा रहा है हाफ ऑफ द सेकंड के लिए। आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा, ठीक है ना? सर आपके तरफ अभी से ठीक गलती है, नहीं है क्वेश्चन सर, दिख रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो? अभी दिख रहा है ना क्वेश्चन पूरा यस क्लियरली? सर, यस सर। हाँ, तो डेटा वेटा पूरा दिख रहा है, चलो बनाओ इसको। कैलकुलेटर यूज कर लेना, ठीक है, अगर कैलकुलेशन वैसा होगा तो कर लो।
क्वेश्चन नंबर 1 ये है, उसके बाद एक और क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। Calculate the percent at equilibrium in PCL under a total pressure और इसके लिए KP दिया हुआ है 0.202 ATM। ठीक है, और इक्वेशन तो पता ही है तुम लोगों को। सॉरी, क्रिएट होता है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। बना रहे हो? हेलो Yes, sir. हेलो। Yes, sir. हाँ बनाओ, दोनों 5 मिनट का टाइम है, दोनों क्वेश्चन बनाओ। So, हेलो
क्वेश्चन हट गया। क्वेश्चन हट गया क्या? नहीं दिख रहा स्क्रीन में। अभी भी नहीं दिख रहा है? देखो देखो जल्दी। आया? हेलो हेलो। नो सर। यस सर आ दिख गया? रहा है। अरे आ तो गया। देखो स्क्रीन देखो अच्छे से। नहीं आया। अरे आ रहा है, सबको आ रहा है। नेटवर्क इशू है, देखो एड्रेस करो। मेरे तरफ से तो प्रॉब्लम नहीं है, दिख तो रहा है, विजिबल तो है ही। बना जी, पहला वाला हुआ। हाँ हेलो। पहला वाला आया क्या? अरे कोई बताओ यार, तुम लोग बना भी रहे हो या नहीं, पता नहीं चलता है। पहला वाला बनाए, आंसर बताओ कोई। आज हो जाएगा जी तुम लोगों का। हेलो हेलो। अरे हेलो। उफ, अरे ऑडिबल है हम। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था एक सेकंड। कहाँ यस डिस्कनेक्ट हुआ है? और बाकी लोग क्या सो रहे हो? कोई बताओ आंसर कुछ भी, पहला वाला बना किसी से। इतना आसान सो क्वेश्चन है, मेरा इसमें क्या डिस्कनेक्ट हो गया था। कैलकुलेटर भी यूज करने बोल रहे हैं, उसमें क्या करना है यार? सो फर्स्ट क्वेश्चन ही का आया। फर्स्ट वाला तो एटलीस्ट बताओ। सो 1.22 into 10 to the power minus 15/2। -15/2 क्या आ रहा है? पहला का आंसर हम लिख दे रहे हैं। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन इसके लिए के इक्विलिब्रियम निकालना है ना, तो इसका के इक्विलिब्रियम है केसी नेट इक्वेशन का 9.037 इंटू 10 टू द पावर सो -16। 1.2। ये है केसी। कैलकुलेशन चेक कर लो। ये एग्जैक्ट आंसर है मेरे पास। कैलकुलेटर यूज कर लो ना, क्या दिक्कत है उसमें? कैलकुलेशन जो भी होगा कैलकुलेटर से कर लो, पावर वाला तो आना आता ही है सॉल्व। नेट जो ऑब्टेन करोगे इक्वेशन, वो कैसे ऑब्टेन कर रहे हो बताओ तो। केसी जो नेट इक्वेशन जो दिया हुआ है उस बाकी दो केसेस से कैसे रिलेटेड है बताओ तो। बोलो बोलो जल्दी।
अरे बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो यार, नहीं तो फिर क्लास क्या मतलब है क्लास का फिर। तो बनाए हो हाँ। तो फर्स्ट इक्वेशन से रिवर्स किया हुआ। ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन का केसी है वो इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे रिलेटेड है। किसी का एक्सप्रेशन तो लिखने आता है ना तुम लोगों को, रिलेट करके देखो कैसे रिलेटेड है। दोनों का एक्सप्रेशन लिखो, अपने आप पता चल जाएगा उन दोनों में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा ताकि इनका नेट इक्वेशन मिल जाए। बन रहा है या नहीं बन रहा है बताएंगे नहीं तो फिर। अब एक एक करके पूछना होगा। क्या जी अभिषेक? नहीं बन रहा सर। अरे तो रिप्लाई तो करो एटलीस्ट यार, रेस्पॉन्ड करो कि नहीं बन रहा है सर बताइए। चुप रहते हो सर। अमलदीप अब एक एक करके हम पूछेंगे। किससे किससे नहीं बना रेस करो हैंड। गौरव, अंशिका, रवि, बस बाकी लोग से हो गया। सब लोग रेस कर रहा हो, पूछेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। तो एटलीस्ट बोलो ना सर, सबको बताना है। बता दीजिए तो बताने में मेरे को क्या है। सब है ना। हाँ बोलो, रिप्लाई करो। चलो ठीक है, देखो आवाज आ रहा है या नहीं पहले ही बोल दो मेरे को। आ रहा है नहीं तो सर, आ फिर रहा है। आवाज आ रहा है ना। चलो देखो, जो दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है। पहले यहाँ एक मिनट रुको। स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा तो पहले ही बता देना, नहीं तो फिर बीच में कटेगा तो फिर पता नहीं चलता है। ठीक है, तो पहले वाले का सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है ना K1, उसका पहले एक्सप्रेशन लिखो। K1 का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 पे पावर 1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 पे पावर 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का होल स्क्वायर, यही होगा। और K2 का जब एक्सप्रेशन लिखोगे क्या आ जाएगा, K2 का एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO पे पावर 1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 पे पावर हाफ, यही होगा। यस सर। यस बताओ। सर। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका के इक्विलिब्रियम हम लिख रहे हैं, तो उसका एक्सप्रेशन पहले लिख लो। एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बताओ। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा। एक्सप्रेशन होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr पे पावर 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 पे पावर हाफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 पे पावर हाफ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 पे पावर हाफ। चलो यही चीज है ना। तब देख लो, अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके तुम कैसे ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ला सकते हो बताओ। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके कैसे रिक्वायर्ड इक्वेशन तक पहुंच सकते हो, बस वही चीज करना है तुम। सर एनओ को रिप्लेस कर देंगे उससे। सो अंडर K1 को अंडर रूट लेके से डिवाइड कर देंगे K2 से। हाँ तो जो भी करना है, अब पता चल गया ना कैसे करना है। तुमको K1 और K2 इन दोनों को यूज करके तुमको K इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करना है, और K1 और K2 का वैल्यू तुमको पता है। अब क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे वो करो, क्योंकि वैल्यूज तुमको गिवन करके। चलो अब समझ K1 K2 का क्या ऑपरेशन परफॉर्म को लिखना है, तो ऑपरेशन अब खुद मैनिपुलेट करो। करो एक बार फिर हम देखेंगे।
क्या पता चला क्या करना है ऑपरेशन? चला पता? पहले तो तुमको Yes, sir. देखो, एक hint दे, उनको तो उल्टा करना होगा पहले, K1 को उल्टा Yes, sir. करना होगा 1/K1, और उसका तुमको रूट लेना होगा पावर हाफ। समझ में आ रहा है? Yes. K1 का Yes, sir. रेसिप्रोकल किए, मतलब एक, और उसका रूट लिए पावर हाफ, उसको K2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। करके देखो एक बार, के इक्विलिब्रियम में जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो मैच कर रहा है इससे या नहीं कर रहा है? या- चेक करके देख। तो इतना तुम लोग नहीं सोच पा रहे हो। यही करने से होगा ना, और कुछ कर रहे हो? चेक कर Sir, लो आगे कि वो आगे. ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो मैच तो करो। अब कैलकुलेशन करके बताओ, तुमको कैलकुलेशन कर लो। अब ये Sir, इक्वेशन K1 और K2 का तुमको पता ही है कि इक्विलिब्रियम निकालना है, तो वैल्यू बता ही दिए ऊपर। कितना आ रहा है? 9.3 into 9.03 10 to the power minus. 9.03 आएगा, और 10 to the power minus 16। ठीक है, ये है एग्जैक्ट में। तो एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लो। 10 to the power minus 16 है। अब भी दिक्कत है किसी को? अरे बताओ, एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम नहीं स्पेंड करना है। ये कैलकुलेशन तो बाद में भी कर सकते हो। बात समझ में आ गया कैसे प्रोसेस करना है? यस Yes, सर। sir. इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड कर। चलो ठीक है, चलो अब ये समझ में आ गया तो चलो 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करो तो, जस्ट 5 मिनट से। बनेगा या नहीं बनेगा ट्राई करो 5 मिनट में। नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। फटाफट लिख ट्राई करना। देखो यहाँ पे एक हिंट दे रहे हैं, वॉल्यूम परसेंट निकालना है ना तुमको, तो वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है। टोटल प्रेशर 1.5 दिया हुआ है, तो टेम्परेचर प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। ये चीज तो पढ़े हो ना एवोगाड्रोस लॉ में? याद है या नहीं? Yes, sir. एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। होता है? हेलो? Yes. तो तुमको वॉल्यूम परसेंट निकालना है, तो मतलब जो मोल परसेंट होगा वही इक्वल टू वॉल्यूम परसेंट होगा। टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, तो मोल का परसेंटेज निकाल लो, तो वही सिंपली वॉल्यूम का परसेंटेज हो जाएगा। चलो ट्राई करो पहले, फिर उसके बाद देखते हैं। लेकिन जल्दी करना, तुम लोग पूरा टाइम लगा देते हो एक ही में।
So, हम्म 23% approximately. 23%? नहीं 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 नहीं, ये तो अप्रोक्सीमेटली 23, एक बार कैलकुलेशन चेक करो, 25.5% है आंसर। 25.5%, कैलकुलेशन चेक कर लो। क्या हुआ? कुछ प्रोग्रेस में है या बिल्कुल भी नहीं है? वही आ रहा 23. 23 तो नहीं है, एक आंसर है 25.5, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उसको तो अप्रोक्स भी नहीं ले सकता। बाकी और किसी का आंसर? So 25.4%. सही है, 25.5 है, चलो ठीक है। और ये भी लगता है मेरे को ही बनाना होगा क्या? हाँ तो उठा दो, किसको किसको चाहिए सॉल्यूशन। एक एक का हैंड रेज हुआ है अभी, और 2 3, बस 3 4। हम्म, किसी का कम ही नहीं होना है। अरे बाकी लोग, अब नेम हाँ दिख रहा है सबका। अभिषेक मतलब बन गया तुमसे? Yes, sir. अमलदीप, Yes sir, बन गया. बन गया। और ये अभिषेक बन गया। रवि, गलत आ रहा Sir, है yes sir. रवि। Sir, मैंने उसे approximate value लिया. चलो वो रितांबरा, अप्रॉक्स तो उतना तो फिर समेशन है। 25.4 जो बोला वो सही। KP का वैल्यू सर 2 ले 0.2 लिए. बाकी कुछ नहीं, टोटल प्रेशर बस दिया हुआ है हमको, कुछ नहीं दिया हुआ है, मोल्स कुछ भी नहीं दिया है। तो हम मान लेते हैं, चलो 1 मोल से स्टार्ट करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो है जैसे मान लो ये इक्वेशन है PCl5 गैस, और ये तो इक्वेशन तुमको पता है, PCl3 गैस और प्लस Cl2 गैस। तो मोल फ्रैक्शन किसका पूछा गया? वॉल्यूम परसेंट क्लोरीन का ही पूछा गया है। वॉल्यूम परसेंट क्लोरीन मतलब मोल परसेंट ऑफ क्लोरीन है। मोल परसेंट ऑफ क्लोरीन कैसे आएगा? मोल्स ऑफ क्लोरीन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जितना मोल्स क्लोरीन का रहेगा इक्विलिब्रियम पे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। तो इनिशियल मोल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इसका 1 है, ठीक है, और बाकी 0 0 है क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया प्रोडक्ट के बारे में, तो ये 0 0 एज्यूम करते हैं।
एन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग एज्यूम कर लिए x है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, 1 बचेगा कितना, 1 माइनस एक्स, PCl3 x फॉर्म होगा और ये भी x फॉर्म होगा। ठीक है, इस Yes, इक्वेशन sir. में हमको इसके लिए Kp दिया हुआ है। अब Kp निकालने का तरीका क्या है, Kp के लिए हमको क्या चाहिए बताओ तो। Kp निकालने के लिए हमको पार्शियल प्रेशर चाहिए PCl3 का इनटू पार्शियल प्रेशर Cl2 का चाहिए डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर PCl5 का चाहिए। ये तो होता है Kp का एक्सप्रेशन। अब एक्चुअली पार्शियल प्रेशर निकालना है हमको, लेकिन हमको तो मोल्स पता है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दो, एन टोटल एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, X 1 plus X. 1 प्लस एक्स। हाँ, तब डाल सकते हो सबका, डाल्टन्स लॉ अप्लाई करो, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर याद Yes, है या sir. भूल गए। याद है सर। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर तो हमको गिवन है ना, टोटल प्रेशर हमको गिवन है 1.5 atm टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे, तो चलो वही चीज अप्लाई कर रहे हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 क्या हो जाएगा, x by 1 plus x होगा। तब Yes, बताओ sir. जल्दी, और इनटू टोटल प्रेशर, चलो P मान लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और इनटू पार्शियल प्रेशर Cl2 का कितना हो जाएगा, X by 1 plus X x by 1 plus x into इनटू P. P बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना हो जाएगा, So 1 X minus x minus by 1. 1 plus x into p। Yes, इसी sir. को सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके ये कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई कर लो क्योंकि ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिख रहा होगा। सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके देख लो, एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर So इनटू पी। so ये into आ रहा P. है सिंप्लीफाई करके। Yes, sir. चलो अब यहाँ पे x का वैल्यू ही निकालना है हमको, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज तो दिए हैं। Kp कितना दिया हुआ है 0.202, ये है एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू p कितना दिया हुआ है 1.5 कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। दो वैल्यूज आएगा, उसमें एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे x का दो वैल्यू आएगा ना, तो एक रिजेक्ट कर देंगे, एक ही एक्सेप्टेड होगा। तो कितना आ रहा है बताओ, अगर सर इसको नेगेटिव एक वैल्यू 0.2 ले लेते तो नेगेटिव आ रहा है तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 0.2 कैसे ले लोगे, किसको, सर KP को। तो मैं सॉल्व करो ना, ये कितना आ रहा है क्वाड्रेटिक 0.2 मत यूज करो, चलो कर सकते हो उसको, बट वहाँ ऑप्शंस अगर दिया रहेगा तो बहुत ही क्लोज दिक्कत हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर ऑप्शंस तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना। ये x सॉल्व कर लेना तुम लोग, समझ में आ रहा है। यस सर। तक कोई दिक्कत है किसी को, जो भी डाउट पूछा था यहाँ तक, नो सर। अरे पूछता चलो से हम लोग नहीं का मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम 3 और टोटल 1 प्लस एक्स था, तो 1 प्लस 0.3 करोगे तो 1 आएगा। अब इसका परसेंटेज 200, क्योंकि वॉल्यूम फ्रैक्शन वॉल्यूम फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन।
परसेंटेज आएगा, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मोल परसेंटेज, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है। तो यही हो जाएगा 25। देख लो, किसी को डाउट है तो बताओ। एट कांस्टेंट टी एंड पी, बताओ। हेलो, सर कोई दिक्कत? हाँ, सर एग्जाम में से इतना वैगरस कैलकुलेशन कैसे करें? लो वो कैलकुलेशन। अब क्या चाहते हो, मतलब बिल्कुल 25/5 वाला क्वेश्चन रहे? इतना तो कैलकुलेशन करना होगा, इसलिए तो प्रैक्टिस बोला जाता है। करो, कल्ड वैल्यूज नहीं रहेंगे, बट सोचोगे अब पूरा कटने वाला हमेशा वैल्यू और डेसिमल आए ही नहीं, तो वैसा थोड़ी पॉसिबल है क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन में तो ऐसा मिल जाएगा, उसके लिए तो बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि डेसिमल वाला वैल्यूज आएगा ही नहीं, वो ऑब्वियसली उसके लिए तो प्रिपेयर क्या मतलब है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। हेलो, जो पूछा डाउट क्लियर हो गया सबका, जो जो पूछे थे? जल्दी बता यार, तुम लोग बहुत लेट रिस्पॉन्स करते हो। टॉपिक भी है ना बड़े। हेलो, यस सर। नहीं है या अभी भी किसी का डाउट बचा हुआ है? चलो ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट जिस करते हैं एट इक्विलिब्रियम, मतलब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पहुंचता है उस समय वो डिफाइन होता है। लेकिन ये रिएक्शन को भी टाइम पे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। जो भी कॉन्सेंट्रेशन हो उसके लिए इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन का जरूरी नहीं है, हम लोग रिएक्शन के किसी भी टाइम पे डिफाइन किया जा सकता है उसको। तो देखो, इसको पहले हम लोग लिखते हैं। तो रिएक्शन कोशेंट इज द प्रेडिक्शन ऑफ, और ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि रिएक्शन वो आइदर फॉरवर्ड जाएगा या बैक जाएगा। तो प्रेडिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ रिएक्शन आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो ये होता है रिएक्शन कोशेंट। तो रिएक्शन कोशेंट, और एक और इससे रिलेटेड पॉइंट लिख लो कि रिएक्शन कोशेंट क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। क्यू हैज द सेम एक्सप्रेशन as Kc or Kp, but can be written at moment of the reaction। ठीक है, और किसी भी कंसंट्रेशन पे हम लोग इसका वैल्यू जो है फिक्स्ड नहीं रहेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर चेंज होगा तो इसका वैल्यू चेंज होगा। बट
के इक्विलिब्रियम केसी और केपी का वैल्यू जो है वो फिक्स्ड वैल्यू है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि उसको सिर्फ हम लोग इक्विलिब्रियम वाला ही कॉन्सेंट्रेशन उसमें इन्वॉल्व होता है, तो जब तक इक्वेशन चेंज नहीं हो और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तो केसी और केपी का वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख ही लो कि केसी और केपी is a fixed value of reaction, ठीक है, fixed value या कैसे और सॉरी चलो वैल्यू ऑफ रिटर्न ओनली स्टेट ऑफ, चलो ये इतना बात क्लियर है। बताओ रिएक्शन कोएफिशिएंट और कैसे और केपी में एक्सप्रेशन सेम है, जैसे लिखते हैं हम लोग उसी तरह लिखा है, केसी और केपी का जैसा एक्सप्रेशन आता है उसी तरह क्यू का भी एक्सप्रेशन आएगा। डिफरेंस ये है केसी और केपी जो है वो डिफाइन होगा सिर्फ इक्विलिब्रियम पे, लेकिन क्यू को हम लोग कभी भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग रिएक्शन के किसी भी मोमेंट पर डिफाइन किया जा सकता है उसको, ठीक है, यानी ठीक है। हेलो सर एग्जांपल देके समझाइए ना। हाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, इतना बात समझ में आया? यस सर। बोलो, इतना लिख के हो ना पहले लो। हेलो इतना लिख लियो, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. अब जैसे देखो, अब यहाँ पे दो केस बनता है, तीन केस बनेगा एक्चुअली, ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग कर, मान लो कैसे ये डिटरमाइन करेगा केसी और केपी जो है, जैसे मान लो एक इक्वेशन 5 ये गैस है और ये जा रहा है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। इनिशियली इसका मोल्स ले लिया हम लोग, इनिशियली यहाँ पे सारा अवेलेबल है, मतलब रिएक्टेंट चलिए इसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए ले लेते हैं, इसका बी और इसका सी, सबका कंसंट्रेशन ये कुछ ना कुछ अवेलेबल है। तो इनिशियल मोल्स है उसका ए मोल्स बी PCl3 का Cl2 का सी, और तो वॉल्यूम अगर V है, मान लो कंटेनर का वॉल्यूम V है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो गया A/V, B/V और ये C/V, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग QC, क्योंकि ये अभी इनिशियल दिया हुआ है, यहाँ पे ये हम लोग इसके लिए KC डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि KC के लिए हमको इक्विलिब्रियम वाला वैल्यू चाहिए, समझ में आ रहा है। लेकिन QC को हम लोग रिएक्शन के किसी भी टाइम पे इनिशियली भी QC इसका निकाल सकते हैं हम लोग। QC का एक्सप्रेशन वही होगा जो KC का एक्सप्रेशन होता है या KP का एक्सप्रेशन होता है, वही सेम वैसा ही होगा। तो QC लिख रहे हैं हम लोग, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज जो है उस मोमेंट का वैल्यू यूज करना है जिस मोमेंट पे हम लोग QC डिफाइन कर रहे हैं, तो इनिशियली डिफाइन कर रहे हैं तो उसका PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन B/V, इसका C/V और डिवाइडेड बाय A/V। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया बताओ तो, वो सर BC by AB। हाँ तो B इंटू सी डिवाइडेड बाय A इंटू V, ये है एक्चुअली QC का मतलब। QC का ये हुआ, किसी भी टाइम पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन KC अगर डिफाइन करोगे तो KC के लिए तुमको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, मतलब PCl3 का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये एट इक्विलिब्रियम वाला चाहिए,
Cl2 का कंसंट्रेशन ये भी इक्विलिब्रियम वाला चाहिए होगा, और तुमको PCl5 वाला कंसंट्रेशन ये भी इक्विलिब्रियम वाला ही चाहिए होगा, क्योंकि ये इनिशियली डिफाइन कर सकते हो क्या Kc या Kp को? नहीं डिफाइन कर सकते हम लोग, रिएक्शन के हर एक मोमेंट पे नहीं कर सकते, के लिए इक्विलिब्रियम वाला ही कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर हमको इक्विलिब्रियम वाला चाहिए। तो ये डिफरेंस है Kc और Kp में, Kc Kc और Qp, ठीक है। अब देखते हैं पहला केस कि किसी भी रिएक्शन पे Kc का वैल्यू तो चेंज होने वाला है नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से रिलेट होगा वो। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो Kc या Kp चेंज नहीं होगा, Qc चेंज हो सकता है। तो Kc अगर लेस देन, ये Qc का वैल्यू अगर लेस देन Kc, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन जो है अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है, और इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना है। Qc इज लेस देन Kc का मतलब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है अभी कम है, जितना जितना इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होना चाहिए उतना वो इक्विलिब्रियम वाले कंसंट्रेशन पे अभी नहीं, और भी वो बढ़ेगा इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे Qc अगर लेस देन Kc हुआ तो इसका मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना है? अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है तो So बोलो, forward. फॉरवर्ड या बैकवर्ड? So forward. तो इसका मतलब रिएक्शन इज शिफ्टेड इन या शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंस है केस Qc का, Q का रिएक्शन कोएफिशिएंट का, कि इससे डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने में हेल्प होता है कि रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वो किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो दोनों डायरेक्शन से अटेन हो सकता है, तुम लोग को पता है, फॉरवर्ड भी अटेन कर सकता है, बैकवर्ड से भी। तो वो किस डायरेक्शन शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड जाने से इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा या बैकवर्ड आने से इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, वो Qc से डिफाइन होगा। Qc और Kc को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो उससे हमको डायरेक्शन पता चल जाएगा। अब सेकंड केस ले रहे हैं, जो अगर ग्रेटर देन Kc हो गया तो मतलब देखो जितना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चाहिए था इक्विलिब्रियम है, तो उससे ज्यादा है, मतलब वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम पे अटेन करने के लिए और थोड़ा सा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होना है, तो इस केस में रिएक्शन डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बताओ। Backward. प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम करना है तो बैकवर्ड, तो इस केस में रिएक्शन इज शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। तीसरा क्या हुआ, Qc हो गया, इसका मतलब क्या हुआ बताओ तो, फुल हो गया तो इसका क्या मतलब है? So Rf is equal to Rb. अरे इसका मतलब ये ऑलरेडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि किसी अगर केस पे के बराबर हो गया तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम उसके अलावा और कहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि Kc तो डिफाइन होता है सिर्फ इक्विलिब्रियम पे, और Qc अगर Kc के बराबर हो गया तो ऑब्वियसली रिएक्शन इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है, तभी तो वो दोनों इक्वल होगा, और कोई केस में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो रिएक्शन अगर दोनों का Qc और Kc इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है। चलो इतना बात समझ में आ गया, ये तीनों केसेस क्लियर है ना? Yes, sir. चलो अब रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें सोचना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो पहले अच्छे से, सिंपल है, जो बताए हैं अभी Qc वाला कॉन्सेप्ट रिएक्शन कोएफिशिएंट का वही करना है। तो क्वेश्चन लिख लो अच्छे से, गैसेस A B C and D containing, दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? अच्छा से लिखना, गलती नहीं करना, दिख रहा है या नहीं बताओ जल्दी। Yes. containing initial mole for each gases equal to 4 in a
100-liter container at a fixed temperature. Where Kc for the following reaction is 0.25 और ये रिएक्शन गिवन है A गैस प्लस B गैस, सिंपल सा है, C गैस प्लस D गैस। चलो यहाँ पे कैलकुलेट करना है तुमको, कैलकुलेट concentration of each reactant and product at the state of equilibrium। बात समझ में आ रहा है? तो Yes. क्वेश्चन अच्छे से लिख लो। चलो इसको ट्राई करना आराम से, ठीक है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट अभी बताए हैं क्यूसी वाला वही कॉन्सेप्ट यूज करना है और बस सॉल्व करना है, ठीक है? ये अगर Yes, कर sir. लिए तो उसके बाद दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, देखो ये करके रखना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ली चैटलेस प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? So density और constant में से relation क्या डेंसिटी? सर density से और वो पहले ली equilibrium चैटलेस constant प्रिंसिपल, हाँ वो करेंगे, वो बाद में करेंगे, पहले ली चैटलेस प्रिंसिपल कर लेंगे, उसके बाद वो तो बस 5 मिनट का चीज है, ठीक है? तो ली चैटलेस प्रिंसिपल ही मेन है इस चैप्टर में, कॉन्सेप्ट जो है ली चैटलेस प्रिंसिपल का ही है। तो पहले कंप्लीट मींस या डेंसिटी वाला करेंगे। डेंसिटी वाला कुछ है नहीं, वो एक्चुअली एक रिलेशन है बस 5 मिनट का, ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा उसमें, वेपर डेंसिटी से रिलेशन है, ठीक है? ये करके रखना तुम लोग, लिख लियो क्वेश्चन सब लोग। हेलो, Yes, sir. चलो इसको ट्राई करके रखना, आगे नेक्स्ट क्लास में ली चैटलेस प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। देख लो एक बार, किसी को जो क्वेश्चन बताया, किसी को डाउट है इसमें? हेलो कृष्णा, नो सर। कृष्णा, यस सर। क्या जी तुम क्लास में रहते हो, कहाँ रहते हो? सर क्लास में रहते हैं। तो तुम बना रहे हो क्वेश्चन सब? हाँ सर, आप जो बताए वो बना रहे हैं और ये वाला प्रैक्टिस करेंगे। तुम तो सॉल्यूशन देख के सारा तो डाउट ही पूछते हो, खुद से बना रहे हो? सर हाँ सर, मेरे को तो बहुत नहीं टफ लग रहा है कि तुम खुद से बनाते हो। टफ कहाँ था क्वेश्चन? Sir. Hello. हाँ सर बुकलेट से होमवर्क दे दीजिए ना। हाँ बोलो। सर बुकलेट से होमवर्क दे बुकलेट दीजिए। मेरे को सेंड करो, हम वो, ओके सर। हाँ ठीक है, बुकलेट सेंड करो मेरे को, हम वो क्वेश्चन नंबर ग्रुप में सेंड डाल देते हैं, कौन सा एक्सरसाइज का है, ठीक है? ठीक है सर। बुकलेट मेरे को टेलीग्राम करो, हम क्वेश्चन नंबर भेज देते हैं ग्रुप में, ठीक है? यस सर। चलो चलो चलो, तो फिर इसको ट्राई करो, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, एंड कर रहे हैं।